कहानी की शुरुआत में हमें फीमेल लीड सांगजी को दिखाया जाता है, जिसका क्लास में ध्यान नहीं होता, इसलिए टीचर उसे डांट लगाते हैं और कल अपने पेरेंट्स को स्कूल साथ में लेकर आने के लिए कहते हैं। लेकिन सांगजी ने पेरेंट्स के डांट से बचने के लिए आइडिया लगाकर अपने भाई को स्कूल लाने का डिसाइड करती है। इसीलिए वो घर आकर अपने भाई को मस्का लगाने के लिए उसके लिए फ्रूट्स लेकर जाती है, मगर वो उसके रूम में एक दूसरे लड़के को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम था और ये था हमारा मेल लीड जियाशु, जो सांगजी के बड़े भाई सांगयान का दोस्त था। अब दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे, इसीलिए सांगयान उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। तो सांगजी जियाशु को उसका बड़ा भाई बनकर स्कूल आने के लिए कहती है, जिस पर जियाशु उसका नाम और क्लास और उसका स्कूल का एड्रेस पूछकर चला जाता है। तो सांगजी सोच में होती है कि वो स्कूल आएगा कि नहीं। जिसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सांगजी अब क्लास 11th में है और सांगयान अभी कॉलेज में पढ़ता है। तो सांगयान अपना और अपने फ्रेंड का सामान हॉस्टल में शिफ्ट कराने के लिए पापा की कार मांगता है। तो सांगजी भी उसकी हेल्प करेगी कहती है, क्योंकि उसे तो जियाशु से मिलना है, जिस पर सांगजी को स्कूल टाइम से एक क्रश है। तो सांगजी उनके हॉस्टल पहुंच जाती है। तभी वो उनकी कार में एक स्टफ टॉय देखती है, जिसे वो उठा लेती है। तभी वहाँ पर जियाशु आ जाता है, जिसे देखकर सांगजी तो ब्लश करने ही लग जाती है। अब पहली नजर में जियाशु तो उसे पहचान ही नहीं पाता कि वो सांगयान की वही छोटी सी सिस्टर है, पर फिर वो उसे पहचान लेता है। इसलिए वो उसे कहता है कि मेरा 3 साल पहले तुम पे एक एहसान था, इसलिए तुम ये सामान ले जाने में मेरी हेल्प करो। तो सांगजी उनका सामान रूम तक पहुंचा देती है, जहाँ पर वो सांगयान के दूसरे दोस्तों से भी मिलती है। जियाशु को एक कॉल आता है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उसके दोस्त कहने लगते हैं कि शायद जियाशु को कोई गर्लफ्रेंड मिल गई होगी, इसीलिए वो तो हर वक्त बाहर ही रहता है। जो सुन सांगजी थोड़ी अपसेट होती है, इसलिए वो अपने घर चली जाती है। लेकिन वो अपना नोटबुक यहीं पर भूल गई थी, इसीलिए वो अपने भाई को कॉल करती है, पर वो गेम खेल रहा था। इसीलिए वो जियाशु को बात करने के लिए कहता है। तो सांगजी उसे कहती कि उसे कल ही कैसे सबमिट करना है और नोटबुक उनके यहाँ पर है। इस पर जियाशु से कहता है कि फिर वो उसके भाई के हाथों घर भिजवा देगा। इस पर सांगजी कहती कि फिर तो उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा ऐसे लिखने का। तो जियाशु कहता है कि फिर मैं तुम्हारे भाई को ऐसे लिखने के लिए क्या देता हूँ। इस पर सांगजी उसे मना करते हुए कहती कि उसे तो बिल्कुल नहीं आता, और अगर उसने कुछ लिखा भी तो वो गड़बड़ कर देगा, और मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं। इस पर जियाशु उसे कहता है कि ठीक है, फिर कल सुबह 6 बजे मुझे तुम बस स्टॉप में मिलना, मैं तुम्हें वहाँ पर तुम्हारी नोटबुक लौटा दूंगा और ऐसे लिखने में हेल्प भी कर दूंगा। जिसुन सांगजी तो बहुत ज्यादा खुश होती है और सुबह का अलार्म लगाकर सो जाती है। फिर टाइम से पहले उठकर तैयार होकर वो बस स्टॉप पहुँच जाती है, पर काफी देर वेट करने के बाद भी जियाशु नहीं आता। तो वो सोचने लग जाती कि क्या वो आज भी आएगा, जिससे वो 3 साल पहले वाले दिन को याद करती है, जब सांगजी का भाई बनकर वो आने वाला था, मगर जियाशु आया ही नहीं था, जिस वजह से उसे डांट पड़ी थी। इसलिए वो काफी ज्यादा अपसेट होकर घर लौट रही थी, मगर चलते चलते वो गिर गई थी। तभी वहाँ पर जियाशु भी आ गया था, जिसने उसे लेट से आने के लिए सॉरी कहा था। तो सांगजी तभी उसे टीचर से मिलाने के लिए ले जाती है। तो वहाँ ले जाते हुए उसने उसे समझा दिया था कि टीचर के सामने उसे कुछ भी नहीं कहना है, बस उनकी बात सुनकर वहाँ से निकल जाना है। तो दोनों टीचर के पास पहुँचते हैं और बहाना देते हैं उनके पेरेंट्स के काम में बिजी होने का। तो टीचर सांगजी का कंप्लेन लगाते हैं और बताते हैं कि वैसे तो ये क्लास की टॉपर है, मगर क्लास में इसका ध्यान नहीं होता और ये हर वक्त ड्राइंग करती रहती है। इसके लिए जियाशु भी झूठ मूठ कर उसे डांट देता है और टीचर के सामने उसे समझा भी देता है। तो इस तरह से जियाशु ने देर से ही सही मगर सांगजी को टीचर की डांट से बचाया था। अब कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जियाशु सांगजी को कॉल करता है। तो सांगजी उसे कहती कि अगर तुम जल्दी से नहीं आए तो तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। तभी जियाशु पीछे से आ जाता है, जो उसके लिए मिल्क बॉटल खरीदने के लिए गया था। तो जियाशु पास ही में ब्रेकफास्ट खरीदने के लिए जाता है। तो सांगजी उसे छुप कर देखने लग जाती है, जिसे जियाशु भी नोटिस करता है। इसलिए उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ खाना है। तो सांगजी उसे मना कर देती है। फिर जियाशु आकर टेबल पर बैठ जाता है, मगर सांगजी तो अभी भी उसे चुप चुप कर देख रही होती है। तो जियाशु उसे ऐसे लिखने में ध्यान देने के लिए कहता है और पहले उसे मिल्क पी लेने के लिए कहता है, लेकिन सांगजी तो मिल्क बॉटल बैग में छुपा लेती है, क्योंकि उसे मिल्क से एलर्जी थी। तो सांगजी जल्दी से कुछ भी एक ऐसे लिख लेती है। इसके बाद जियाशु उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। अब जियाशु ने उसका ऐसे पढ़ लिया था, जो उसने कुछ खास नहीं लिखा था, इसीलिए वो अपना लिखा हुआ एक ऐसे उसके बैग में रख देता है, जो उसने कल ही उसके लिए लिखा था। जो देख सांगजी तो बहुत ज्यादा खुश होती है। तो जियाशु के वहाँ से जाने के बाद वूचंग नाम का एक लड़का उसके सामने आता है, जो उसे जूनियर स्कूल से लाइक करता था। तो वो उसे इम्प्रेस करने के लिए डांस करके दिखाता है, मगर उसका ये डांस देखकर सांगजी को ही एम्बैरेसिंग लग रहा था। इसीलिए वो जल्दी से उसे भी क्लास में जाने के लिए कहती है। जिसके बाद घर आकर वो उसके ऐसे को पढ़ने लग जाती है, जो जियाशु ने लिखा था। सांगजी ने उनका सामान हॉस्टल शिफ्ट कराने में जो हेल्प की थी उसके बारे में, और आखिर में उसने लिखा था कि सांगजी ने अपने भाई के एक दोस्त की भी हेल्प करी थी, जो सांगजी से दोबारा मिलकर बहुत खुश है। ये पढ़कर सांगजी तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है और जियाशु का दिया हुआ मिल्क बोतल अपने पास ही रख लेती है। तो सांगजी के पेरेंट्स कल एक शादी में जाने वाले थे, इसीलिए वो सांगयान को घर बुला देते हैं। तो अगली सुबह सांगयान आता है और सांगजी को बाहर खाने चलने के लिए कहता है, मगर उसका मूड नहीं था। लेकिन सांगयान किसी को कॉल करके कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। ये सुन वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि सांगयान का दोस्त यानी कि जियाशु भी उसके साथ आने वाला होगा। लेकिन बाहर आने पर पता चलता है कि उसका एक दूसरा दोस्त था। लेकिन थोड़ी देर में सांगयान जियाशु को भी पिक कर लेता है, जो रात भर ओवर टाइम काम करके बहुत थक गया था, इसीलिए वो कार में ही सो जाता है। तो उसे देख सांगजी सोचती है कि ये कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है। देन अगेन उसे छुप छुप कर देखने लग जाती है, जो जियाशु नोटिस कर लेता है। तो वो उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हैंडसम लगता हूँ। जिसुन सांगजी तो नर्वस होकर कहते हैं कि नहीं। तो इस पर जियाशु कहता है कि फिर तुम मुझे बार बार क्यों देख रही हो। जिसुन सांगजी थोड़ा एम्बैरेस फील करती है, पर उनका दूसरा दोस्त टॉपिक चेंज कर देता है। तो वो लोग
वॉशरूम पहुंच जाते हैं, लेकिन सांगजी को पीरियड्स आए थे, इसीलिए वो अपने भाई के साथ पार्किंग लौट जाएगी कहती है, मगर सांगयान उसे बाहर ही उतार देता है। अब सांगजी काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, जो जियाशु नोटिस करता है तो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है। अब सांगजी को तो उसके सामने काफी ज्यादा एम्बैरसिंग लग रहा था, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। तो जियाशु उसके स्कर्ट में ब्लड नोटिस करता है, तो वो जल्दी से उसे कवर करते हुए उसके पीछे पीछे वॉशरूम आ जाता है और उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए कहकर पास के सुपरमार्केट से पैड्स खरीद कर एक लड़की के हाथों फीमेल वॉशरूम के अंदर भिजवा देता है। पर इसके बाद तो सांगजी उनके सामने जाने में काफी ज्यादा एम्बैरसिंग फील कर रही थी, लेकिन सांगयान और जियाशु से काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं और सभी साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं। सांगजी को खाने में मीट पसंद नहीं था, तो जियाशु उसके खाने में से मीट को निकाल देता है, जो देख सांगजी तो बहुत ज्यादा खुश होती है। तो यहाँ से जाते हुए सांगजी एक क्लॉ मशीन देखती तो वो टॉयज निकालने की कोशिश करती है, पर वो एक भी टॉयज निकाल नहीं पा रही थी। तभी जियाशु वहाँ पर आ जाता है, उसके लिए एक टॉय निकाल देता है, जिससे अगेन सांगजी बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले दिन सांगजी की फ्रेंड जेनरू से एक कॉफी शॉप लाती है, जहाँ पर वो जियाशु को पार्ट टाइम जॉब करता देखकर हैरान होती है। तो जियाशु उन्हें अपनी ओर से ट्रीट देता है, पर सांगजी ओनर के साथ जियाशु की बात सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि जियाशु को पैसों की जरूरत है, इसलिए उसने ओनर से एडवांस में पैसे भी लिए, इसलिए वो जियाशु को पे करने के लिए जाती है। मगर जियाशु उसे मना करते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। अब ये दोनों फूचेंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे, इसलिए जियाशु उसे कहता है कि रात होने से पहले घर वापस लौट आना। तो सांगजी हाँ में जवाब देकर चली जाती है, जहाँ पर वो लोग कैरोके में फूचेंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर फूचेंग सबके सामने सांगजी को प्रपोज करने जा रहा था, मगर सांगजी उसे रोककर बाहर चली आती है। तो फूचेंग भी उसके पीछे आता है उसे बात करने के लिए। वही हम जेनरू को देखते हैं, जो ये सब देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रही थी, जिससे हमें समझ आता है कि जेनरू फूचेंग को लाइक करती है। तो बाहर आकर फूचेंग फिर से एक बार सांगजी को बताता है कि वो उसे जूनियर स्कूल से ही लाइक करता है। तो सांगजी उसे समझाती है कि पर मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा है, जो सुन फूचेंग बेचारा तो रोने ही लग जाता है। तो सांगजी उसे समझाने लग जाती है, उसे चुप कराती है और बताती है कि वो लोग हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। अब तभी वहाँ पर जियाशु आ जाता है, जिसने इन दोनों की बातें सुन ली थी। तो फूचेंग उसे हेलो भैया कहकर चला जाता है, क्योंकि सांगजी के स्कूल में तो अभी भी सबको यही लगता है कि जियाशु ही उसका भाई है। तो फूचेंग के जाने के बाद जियाशु सांगजी को समझाता है कि तुम्हें उसे अच्छे से बात करके मना करना था, आखिर वो तुम्हारा दोस्त ही तो था, इसलिए अगली बार जब भी तुम उससे मिलो तो उसे शांति से समझा देना, वरना बेचारा फिर से रोता फिरेगा। तो सांगजी अगले दिन स्कूल जाती है, जहाँ पर जेनरू तो उसे अवॉइड कर रही थी। तो उनके स्कूल में आज स्पोर्ट्स डे था, जिसमें टीचर सांगजी का नाम हाई जंप में लिखवा देते हैं, क्योंकि वो कभी भी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं करती थी। तो क्लास के बाद सांगजी जेनरू से बात करने की कोशिश करती है, पर जेनरू तो अभी भी उससे बात नहीं कर रही थी। पर फिर ग्राउंड में जेनरू को फूचेंग को सपोर्ट करता हुआ देखकर वो समझ जाती है जेनरू फूचेंग को लाइक करती है, पर फूचेंग सांगजी को लाइक करता है, इसीलिए वो उससे बात नहीं कर रही है। अब आज स्पोर्ट्स डे में सांगयान और जियाशु वॉलंटियर बनकर आए थे। जियाशु तो सांगजी को फुल सपोर्ट करता है, मगर सांगजी तो हाई जंप मारने के टाइम गिर जाती है, तो उसे चोट लग जाती है। तो सांगयान उसे जल्दी से उठाकर मेडिकल रूम की ओर ले जाने लगता है। तभी टीचर उन्हें रोककर पूछता है कि आखिर ये है कौन, क्योंकि टीचर को भी तो यही पता था कि जियाशु ही उसका भाई है, इसलिए सांगजी तो झूठ बोलती थी कि ये मेरे डैड हैं। जो सुन टीचर तो हैरान हो जाते हैं, पर फिर जियाशु से वो लोग कंफर्म भी करते हैं, जिसके बाद ही वो उन्हें जाने देते हैं। अब सांगयान तो गुस्से में आकर सांगजी को उतारने लगता है, तो जियाशु उसे पिगी पैक राइड देकर मेडिकल रूम ले जाता है, जहाँ पर वो खुद ही उसका इंजरी साफ कर देता है, बैंडेज पे लगा देता है। जो देख सांगजी तो और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, सोचती है कि जियाशु कितना ज्यादा काइंड है। पर तभी सांगयान आता है, उसे कैरी करके घर की ओर ले जाने लगता है। तभी सांगजी देखती है कि जियाशु तो सभी के साथ बहुत काइंड है, इसीलिए वो थोड़ी सैड होती है। अगले दिन स्कूल में जेनरू सामने से सांगजी के पास आती है और उसे स्कूल के बाद साथ में घूमने चलने के लिए कहती है। सांगजी की एक्स्ट्रा क्लासेस थी, जिससे वो घर जाने में लेट होती, इसीलिए उसने अपने भाई को कॉल करके उसे पिक करने आने के लिए कहा था, मगर सांगयान बिजी था, इसीलिए उसने कहा था कि वो जियाशु को भेज देगा। मगर स्कूल छुट्टी होने के बाद ही जेनरू सांगजी को लेकर घूमने के लिए चली जाती है। अब सांगजी तो इसीलिए खुश थी कि जेनरू फिर से उससे बात कर रही है, इसीलिए वो चली भी जाती है। लेकिन इधर जियाशु पहुंच गया था उसे पिक करने के लिए, पर गार्ड से उसे पता चला कि स्कूल में तो कोई भी स्टूडेंट नहीं है, इसीलिए जियाशु उसे आसपास ढूंढने लग जाता है। वहीं जेनरू तो सांगजी से बार बार पूछ रही थी कि वो पैसे लाई है या नहीं, जिससे सांगजी को थोड़ा सा डाउट होता है। तो जेनरू से पूछने पर वो तो उससे गुस्सा ही हो जाती है और अकेली ही एक गली की ओर जाने लगती है। तो सांगजी उसे अकेले कैसे छोड़ती है, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाती है, मगर वहाँ पर तो 3 लड़कियाँ होती है जो इन दोनों को बुली करने लग जाती है। इधर जियाशु को एक शॉपकीपर बताता है कि उन्होंने 2 लड़कियों को थोड़ी देर पहले सामने जाते हुए देखा था, इसलिए जियाशु उधर जाने लगता है। पर इधर तो ये तीनों लड़कियाँ सांगजी को ही बुली करने लग जाती है, क्योंकि वो लोग जेनरू को हमेशा पैसों के लिए बुली किया करती थी। तो उसने क्या दिया था कि सांगजी के पास पैसे थे, इसीलिए वो तीनों लड़कियाँ तो सांगजी को भी धमकी देती है कि अब तो उसे भी यहाँ हर रोज आना पड़ेगा उन्हें पैसे देने के लिए, वरना वो तीनों उनके स्कूल भी आ जाएंगी। अब इससे सांगजी बहुत ज्यादा डर जाती है, पर वो ये भी समझ जाती है कि जेनरू उसे जानबूझकर यहाँ पर ले आई थी, और ये भी कि वो फूचेंग की वजह से ये सब कर रही है। जेनरू से समझाने लगती है, मगर सांगजी तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पर जाने से पहले उसे क्या कर जाती है कि तुम्हें इन सब के बारे में अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए। अब सांगजी तो काफी ज्यादा डरते हुए जा रही थी, तभी उसके सामने जियाशु आ जाता है। तो जियाशु उसे पूछने लग जाता है कि आखिर उसे हुआ क्या। सांगजी तो उसे देखकर रोने ही लग जाती है, तो जियाशु उसे गले लगा लेता है, फिर उससे बात करता है, पूछता है कि क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया। पहले तो सांगजी उसे कुछ नहीं बताती, पर फिर उसे सब कुछ बता देती है। तो अगले दिन सांगयान को जब ये बात पता चलता है, तो वो जियाशु और अपने दूसरे
दोस्तों के साथ स्कूल पहुंच जाता है। सांगी से पूछता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी बहन को बुली करने की। तो सांगी उन्हें बता देती है कि वो 3 लड़कियां थी। तो सांगी उन्हें उस जगह पर ले जाती है। तो सांगी उन तीनों लड़कियों को ऐसा धमकी देता है कि वो तीनों तो एकदम डर के हमारे सिकुड़ जाते हैं। फिर जाशु उन्हें शांति से समझाता है कि उन्हें किसी भी लड़कियों को ऐसे बुली नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वो लड़कियां कमजोर पड़ जाती है, जिससे डिप्रेस्ड होकर वो लोग कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। तो उन्हें अच्छे से समझा देने के बाद वो लोग बाहर चले आते हैं। अब सांगी तो इससे बहुत ज्यादा खुश होती है, पर अगले दिन स्कूल आकर उसे पता चलता है कि जेनरू ने तो ट्रांसफर ले लिया है। पर जाने से पहले वो उसे एक पेपर देकर जाती है जिसमें उसने सॉरी कहा था। तो सांगी भी अपने फ्रेंड के जाने से थोड़ी सैड होती है। सांगी के एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, इसीलिए उसके डैड कहते हैं कि वो उसके लिए एक ट्यूटर रखेंगे, और वो होता है उसका भाई सांगयान। मगर ये दोनों तो पढ़ाई से ज्यादा लड़ने झगड़ने में ही बिजी होते हैं, जो देखकर मॉम एंड डैड डिसाइड करते हैं कि सांगयान से तो नहीं होगा, पर वो लोग कल ही उसके लिए एक दूसरा ट्यूटर का इंतजाम कर देंगे। जो सुन सांगजी परेशान होती है कि इतनी जल्दी दूसरा ट्यूटर भी ढूंढ लिया इन्होंने, पर वो कर ही क्या सकती थी। अगले दिन सुबह सुबह तैयार हो जाती है, पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी किसी के आने की उसे आवाज ही नहीं आती है, इसीलिए वो नीचे आती है, जहाँ वो किचन में जाशु को देखकर छुपने लग जाती है। तभी उसका भाई आकर उसे बताता है कि क्या तुम्हें मामा ने नहीं बताया कि तुम्हारा नया ट्यूटर जाशु है। जो सुनकर ही सांगी तो बड़ी खुश हो जाती है, इसीलिए वो जल्दी से अपनी सारी बुक्स उठाकर नीचे पढ़ने के लिए आ जाती है। लेकिन वो देखती है कि ये दोनों तो वीडियो गेम्स खेलने में बिजी है, तो वो उनके सामने आकर बैठ जाती है। तो सांगयान उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर अकेले पढ़ लो, हमारा गेम खत्म होने के बाद जाशु तुम्हें पढ़ा देगा। तब तक जाशु उसे अपना CV देखने के लिए देता है, इसमें वो जाशु के नाम का स्पेलिंग देखती है। जो देख वो अपने आप से कहती है कि मैंने तो जाशु के नाम का स्पेलिंग भी गलत सेव करके रखा है। तो CV में उसे जाशु का फोटो नहीं दिखता, इसीलिए वो छुपकर अपने फोन से उसकी फोटो क्लिक करने लगती है, जिसे ऐसा करता हुआ जाशु देख लेता है। जो देख सांगयान भी कहता है कि फिर तो मेरी भी इसके साथ फोटो खींचो, पर सांगजी बहाना कर देती कि मैं तो कोई फोटो नहीं खींच रही थी। ये कहकर वो जल्दी से अपने रूम भाग जाती है और सांगजी के फोटोज देखने लग जाती है। थोड़ी देर में जाशु उसके रूम में आता है, तो वो जल्दी से फोन छुपाने लगती है, जिसके बाद वो लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो जाशु उसे होमवर्क देकर चला जाता है। तो अगले दिन वो उसे पढ़ाने के लिए आता है, पर वो काफी थका हुआ सा लग रहा था। पूछने पर वो बताता है कि वो फिर से ओवर टाइम वर्क कर रहा था, इसीलिए वो थोड़ा थक गया है। तो सांगजी उसे पास के सोफे में सोने के लिए कहती है, तब तक वो अपने से ही पढ़ाई कर लेगी कहती है। तो जाशु जाकर सोफे पर सो जाता है। तो सांगजी उसके ऊपर अपना एक जैकेट रख देती है। कुछ देर बाद जाशु की नींद खुलती है, तो वो सांगजी को अपने पास बैठा ड्राइंग करता हुआ देखता है। तो वो उसे थोड़ा डांट लगाता है, होमवर्क चेक कराने के लिए कहता है। तो सांगजी ने साइंस के क्वेश्चंस गलत किए थे, जिसके बारे में पूछने पर सांगजी बताती कि उसे साइंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जाशु उसे बताने लग जाता है कि साइंस कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो साइंस के बारे में और अच्छी तरह से उसे समझाने के लिए वो उसे और सांगयान को लेकर साइंस म्यूजियम जाता है। पर सांगयान तो सिर्फ उन दोनों की ही टिकट लाता है, क्योंकि अभी उसे अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने जाना था। इसीलिए जाशु सांगजी को साइंस म्यूजियम के अंदर ले जाता है, जहाँ वो उसे साइंस के रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखाता है, जो सांगजी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और उसे ये सब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है। पर अचानक से वो जाशु से पूछते कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। जाशु हंसते हुए पूछता है कि अचानक से तुम मुझे इस बारे में क्यों पूछ रही हो। सांगजी कहती कि तुम्हारे दोस्तों ने मुझे कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जाशु कहता है कि वो लोग तो बस मस्ती कर रहे थे, मेरी अभी तक तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जो सुन सांगजी खुश होती है, फिर पूछती कि क्या तुम गर्लफ्रेंड बनाने के बाद मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगे। जाशु कहता है हाँ, बल्कि मैं तो ऐसे ही गर्लफ्रेंड बनाऊंगा जो तुम्हें मेरी ही तरह अच्छे से ट्रीट करे। जो सुन सांगजी सैड होती है, क्योंकि वो किसी और को गर्लफ्रेंड बनाने की बात कर रहा था। उसे अपसेट देख जाशु कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगा और तुमसे मेरी गर्लफ्रेंड को पहले मिलाने के लिए लाऊंगा। जो सुन सांगजी तो और ज्यादा सैड होती है। इसके बाद दोनों एक जगह पर बैठकर बात कर रहे थे, जहाँ सांगयान के कॉल आने पर दोनों बाहर चले जाते हैं, पर सांगजी की स्केचबुक यहीं पर छूट जाती है। अब जाशु को यहाँ पर कुछ काम था, इसलिए वो उन दोनों को घर जाने के लिए कह देता है। घर आकर सांगजी देखती कि उसके पास तो स्केचबुक नहीं है, तो वो साइंस म्यूजियम में कॉल लगाती है। तो सिक्योरिटी से उसे पता चलता है कि उसके साथ जो लड़का आया था उन्होंने उसे वो स्केचबुक दे दी है। जिसुन सांगजी तो काफी परेशान होती है और एम्बेरस भी होती है, क्योंकि उस स्केचबुक में तो उसने जाशु के ही स्केचेस बनाए थे, इसलिए वो सोच में होती है कि जाशु उसे देखकर क्या सोच रहा होगा। तो अगली सुबह सांगयान सांगजी की स्केचबुक उसे लाकर देता है। जो देख सांगजी सोच में होती है कि आखिर उसने ये स्केचबुक मेरे भाई के हाथों क्यों भिजवाया, कहीं उसने स्केचबुक देख तो नहीं लिया। इधर सांगयान हॉस्टल वापस जाता है, जहाँ वो जाशु को बताता है कि सांगजी ऑनलाइन डेटिंग कर रही है और इस बारे में उसने मुझे खुद बताया, इसीलिए मैंने आज उसे बहुत ज्यादा डांटा और उससे फोन और उसका लैपटॉप भी छीन लिया है। इसीलिए वो जाशु को एक दिन बाद उसे पढ़ाने जाने के लिए कहता है। तो जाशु उसे समझाता है कि तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए, ना कि डांट कर, वरना वो और ज्यादा रेबेलियस हो जाएगी। इसीलिए सांगयान जाशु के साथ उससे बात करने के लिए घर वापस आता है, जहाँ सांगजी तो अपने भाई की बात ही नहीं सुन रही थी। तो सांगयान जाशु को उससे बात करने के लिए कहता है। तो जाशु से उसके ऑनलाइन डेट के बारे में पूछता है, जो बेसिकली सांगजी ने झूठ कहा था अपने भाई से, क्योंकि उसे लग रहा था कि जाशु ने उसकी स्केचबुक देख ली होगी और वो समझ गया होगा कि सांगजी उसे लाइक करती है। इसीलिए उसने इस मैटर को डाइवर्ट करने के लिए अपने भाई से ऑनलाइन डेट के बारे में झूठ कहा, ताकि जाशु और उसके बीच सब कुछ नॉर्मल रहे। तो जाशु के पूछने पर वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड ये सिटी में रहता है, जो जाशु का ही होम टाउन था। तो वो बेसिकली जाशु के बारे में ही उसे बता रही थी कि वो लड़का इसी साल ग्रेजुएट होने वाला है और उससे 5 साल बड़ा है। ये सब जानकर जाशु
जैशु को उसकी फिक्र होती है, इसीलिए वो उसे उस लड़के का नंबर मांगता है। पर सांगजी कहती है कि उसके पास नहीं है। तो जैशु उसे समझाता है कि उसे अभी डेट नहीं करना चाहिए, उसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए और अच्छे ग्रेड्स के साथ हाई स्कूल ग्रेजुएट करना चाहिए, जिसके बाद वो यूनिवर्सिटी में डेट कर सकती है, तब उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो सांगजी समझ जाती है, वह जैशु उसे पढ़ाने लग जाता है। तो कुछ दिनों में स्प्रिंग फेस्टिवल आ जाती है, इसलिए सांगजी के मॉम एंड डैड जैशु को फेस्टिवल उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए कहते हैं। तो जैशु उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ थोड़ी देर रुक जाता है। इसी बीच सांगजी जैशु के जैकेट में रेड एनवेलप दे देती है, क्योंकि सामने से देने से तो वो नहीं लेता। तो उनकी हेल्प करने के बाद जैशु यहाँ से चला जाता है। तो रात को सांगजी की फैमिली फेस्टिवल सेलिब्रेट करके डिनर करती है, जहाँ पर सांगजी को उसका मोबाइल भी मिल जाता है और उसने जो झूठ मूठ का डेटिंग ऐप इंस्टॉल किया था उसे अनस्टॉल भी कर देती है। इधर जैशु जो अपने गेम पर काम कर रहा था, उसे अचानक पता चलता है कि उसके डैड की तबीयत खराब है, इसीलिए वो जल्दी से अपने होम टाउन वापस चला जाता है। कुछ दिन बाद सांगजी के घर पर पार्सल्स आते हैं जो जैशु ने उनके लिए न्यू ईयर गिफ्ट्स भेजी थी। तो सांगजी को अपने भाई से पता चलता है जैशु के होम टाउन वापस जाने के बारे में। वो तो जैशु के लिए न्यू ईयर गिफ्ट लेकर आई थी। तो वो जैशु का गिफ्ट ओपन करती है, जिसमें एक स्टफ्ड डॉग होता है। तो वो जैशु को कॉल करके उसके गिफ्ट के लिए थैंक यू कहती है और उसके डैड की हेल्थ के बारे में पूछती है। तो जैशु बताता है कि उनकी हालत फिलहाल तो ठीक है। तभी जैशु के घर में एक लड़की आती है, उसे न्यू ईयर विश करने, साथ में उसे एनवेलप भी देती है, मगर जैशु उसे मना कर देता है। पर हम नोटिस करते हैं कि जैशु उस लड़की को देखकर काफी अनकंफर्टेबल था। तो कुछ दिनों में जैशु का ग्रेजुएशन सेरेमनी था, तो वो लड़की उसके साथ आना चाहती थी, मगर जैशु उसे मना कर देता है। जिसके बाद जैशु का ग्रेजुएशन डे आता है, जहाँ सांगजी की फैमिली भी उससे मिलने के लिए आई थी। अब सांगजी तो जैशु को देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इसके बाद वो जैशु को फ्लावर देने जाती है, पर जैसे ही वो उसे उसकी दूसरी गिफ्ट देने जाती है, जो कि वही टाई थी जो उसने उसके लिए खरीदा था। पर इससे पहले जैशु के दोस्त उसे बुला लेते हैं, तो उनके साथ वो फोटोज खिंचाने में बिजी हो जाता है। जिसके बाद सांगजी के साथ में भी वो फोटोज खिंचवाता है। रात को जैशु और उसके फ्रेंड्स अपनी आखिरी पार्टी साथ में करते हैं, जहाँ पर सांगयान तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, क्योंकि अब तो सारे फ्रेंड्स अलग अलग हो जाएंगे। तो जैशु उसे घर छोड़ने के लिए आता है। तो काफी रात हो चुकी थी, इसलिए सांगजी की मॉम जैशु को उनके घर में ही रुकने के लिए कहती है, जिसके लिए जैशु तो मना कर रहा था, लेकिन उसके मॉम एंड डैड के बार बार इंसिस्ट करने पर वो सांगयान के रूम में रुक जाता है। तो सांगजी उसके फ्रेश होने के लिए टॉवल वगैरह उसके रूम में पहुंचा देती है। पर कुछ देर बाद वो बाहर आकर देखती है कि जैशु तो अकेला हॉल में बैठा हुआ था और वो अपने डैड की हेल्थ के बारे में ही सोच रहा था। तभी सांगजी उसके पास बात करने के लिए आती है, जहाँ सांगजी के बार बार पूछने पर वो उसे बता ही देता है कि उसकी फैमिली काफी बड़े कर्जे में है, इसीलिए वो दिन रात बस काम करता है, क्योंकि उसके डैड का इलाज भी चल रहा है। जो सुन सांगजी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होती है। तो वो कहती है कि वो हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद पार्ट टाइम जॉब करके पैसों के मामले में उसकी हेल्प कर सकती है। जैशु कहता है कि तुमने इतना कहा यही काफी है, पर तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो। ये कहकर वो उसे सोने जाने के लिए कहता है, पर सांगजी को तो नींद ही नहीं आ रही थी इस बारे में सोच सोच कर। तभी वो बाहर से आवाज सुनती है, तो वो जैशु को बाहर जाते हुए देखती है। तो जैशु भी उसे बालकनी में देख लेता है, तो वो उसे अपना फोन दिखाकर बाय करता है। तो सांगजी अपने रूम में आकर फोन चेक करती है, तो उसमें जैशु ने उसे अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कहा था, ताकि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके, और उसके हर एग्जाम्स के रिजल्ट्स भी उसे भेजने के लिए कहा था। सांगजी तो अगले दिन से ही यूनिवर्सिटीज के बारे में देखने लग जाती है। तो वो जैशु के होम टाउन के ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए फुल जोरों शोरों से पढ़ाई चालू कर देती है और एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करती है, जिसके रिजल्ट्स वो जैशु को भी भेजती रहती है। इसी तरह वो एक दिन अपने भाई को बात करते हुए सुनती है कि जैशु की कोई गर्लफ्रेंड बन गई है, जिस बारे में वो अपने भाई से पूछती है। तो वो भी इस बात को कंफर्म करता है। ये जानकर सांगजी तो बहुत ही ज्यादा सैड होती है, इसीलिए वो इस बारे में जैशु को मैसेज करके पूछने का सोचती है, पर वो उसे मैसेज नहीं कर पाती। लेकिन वो अगले दिन तो सीधे फ्लाइट से जैशु के होम टाउन ही पहुंच जाती है। अब सुबह से जब घर वालों को सांगजी कहीं दिखाई नहीं देती, तो सब परेशान होकर उसे ढूंढने लगते हैं। सांगयान तो उसे ढूंढने के लिए कार लेकर निकल जाता है, उसे कॉल करता है। तो सांगजी उसका कॉल पिक करती है, उसे बता देती है कि अभी वो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। जो सुन सांगयान तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। सांगजी उसे झूठ बोल देती है कि उसके ऑनलाइन बॉयफ्रेंड ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। जो सुन सांगयान तो उस पर और ज्यादा गुस्सा करता है, उसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वो जैशु को उसे पिक करने के लिए भेज रहा है। तो वो जैशु को कॉल करके एयरपोर्ट बुलवाता है, जहाँ जैशु के साथ एक लड़की भी वहाँ पर आती है, जिसे सांगजी जैशु की गर्लफ्रेंड समझ लेती है, और वो तो बहुत सैड होकर वहीं पर बैठ जाती है। तो जैशु उसे पूछने आता है कि वो अचानक यहाँ पर क्यों आ गई, उसके फैमिली मेंबर्स परेशान हो रहे हैं घर में। तो सांगजी उसे सैड होकर कहती है कि उसके डेटिंग वाले बॉयफ्रेंड ने उसे बुलाया था, मगर उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरी एज उससे कम है। तो जैशु उसे प्यार से समझाने लग जाता है कि कोई बात नहीं, जिस पर सांगजी तो और ज्यादा रोते हुए कहती है कि अब तो उसे एक गर्लफ्रेंड भी मिल गई है, जो वो इनडायरेक्टली जैशु के बारे में ही बोल रही थी। तो जैशु उसे कंसोल करते हुए कहता है कि तुम रो मत, तुम्हें उससे अच्छा बॉयफ्रेंड मिलेगा। जो सुन सांगजी तो और ज्यादा रोने लग जाती है। तो जैशु उसके आंसू पोंछने के लिए टिश्यू ढूंढने लगता है, तो उसके साथ आई लड़की उसे टिश्यू देती है, तो वो उससे उसके आंसू पोंछता है। फिर उसे अपना कोट पहनाकर वॉशरूम से अपना फेस साफ करके आने के लिए कहता है। लेकिन सांगजी तो वहाँ पर जाकर भी रोने ही लग जाती है, क्योंकि आज जो उसके इतने सालों का क्रश किसी और के साथ था। तो जैशु उसके लिए रिटर्न टिकट करवा लेता है, पर उससे पहले साथ में उसे खाना खाने चलने के लिए कहता है। तो सांगजी उससे उस लड़की के बारे में पूछती है। जैशु बताता है कि उसे काम आ गया था, इसलिए वो चली गई। अब सांगजी उसे टिकट के पैसे देने की बात करती है, पर जैशु कहता है कि इतने भी महंगे नहीं थे। तो सांगजी उसके लिए लाया हुआ उसका टाई वाला गिफ्ट देती है, जिसे जैशु एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वो एक कॉल अटेंड करने जाता है। उस बीच सांगजी जैशु के पर्स में रख देती है, जो उसके कोट में था। अब कॉल पे बात करने
करने के बाद जियाशु से एक और बार खाना खाने चलने के लिए कहता है, मगर सांगजी कहती कि उसे अभी घर जाना है। तो जाने से पहले वो उसे उसी का दिया हुआ एक गिफ्ट लौटा कर जाती है। अब सांगजी अंदर से काफी ज्यादा सैड थी, मगर चेहरे पर फेक स्माइल लाकर उसे गुड बाय कहती है। फिर प्लेन से अपने सिटी वापस आ जाती है, जहाँ उसका भाई एयरपोर्ट के बाहर वेट कर रहा था। तो वो सांगजी से कहता है कि मैं आज तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। जिसुन सांगजी तो उसे रोते हुए गले लगा लेती है और चुप होने का नाम ही नहीं लेती। तो सांगयान भी उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे जियाशु ने कॉल करके सब बता दिया था कि सांगजी का हार्ट ब्रेक हुआ है। इसीलिए घर आकर भी वो अपने मम्मी पापा से सांगजी पर गुस्सा करने से मना करता है। पर सांगजी तो अपने रूम में जाकर फिर से रोने लग जाती है, जहाँ वो अपने रूम से हर वो एक चीज निकाल कर रख देती है जिससे जियाशु के साथ उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, और वो उन सारी चीजों को एक बॉक्स में भर कर रख देती है। जिसके बाद हमें फिर से 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सांगजी का एडमिशन हो गया था ईहे यूनिवर्सिटी में, मगर इन 3 सालों में उसने एक बार भी जियाशु से बात नहीं की, ना ही यहाँ आने के बाद वो एक बार भी उससे मिली है। तो यहाँ पर उसके 3 रूममेट्स हैं जो भी सांगजी के बेस्ट फ्रेंड्स भी बन चुके हैं। वो थे निंग, योशिन और लान। लान एक जगह पर गिर जाती है तो उसकी हेल्प करने के लिए एक लड़का भाग कर आता है जिसका नाम है मिंग। तो निंग उसे आज अपने बर्थडे में इनवाइट कर लेती है और साथ में उसके दोस्तों को भी लाने के लिए कहती है। तो शाम को मिंग अपने फ्रेंड्स के साथ पब में पहुंच जाता है, जहाँ निंग ने अपनी बर्थडे पार्टी रखी थी। तो ये सभी अपने बुक किए हुए रूम की ओर चले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं सामने से जियाशु पार हो जाता है, पर सांगजी और जियाशु एक दूसरे को नहीं देख पाते। तो दोनों ही अपने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं, जहाँ हम देखते हैं मिंग तो सांगजी पे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा था, इसीलिए वो उससे बात करने के लिए आता है। तो सांगजी भी थोड़ी देर उससे बात करके थोड़ी फ्रेश हवा खाने के लिए बाहर चली जाती है, जहाँ अपने कोट से फोन निकालते टाइम सिगरेट का पैकेट भी नीचे गिरता है, जिसे वो जैसे ही उठाने जाती है तभी सामने से जियाशु उसका नाम लेकर बुलाता है, जो सुन सांगजी तो पूरी शॉक्ड रह जाती है। तो जियाशु सिगरेट का पैकेट उठाकर कहता है कि अब तुम सिगरेट भी पीने लगी हो और तुमने तो ड्रिंक भी किया है। सांगजी बताती कि ये मेरी फ्रेंड का है और मैंने बस थोड़ी सी ड्रिंक की है। तो जियाशु से पूछता है कि क्या तुमने अपने उसी बॉयफ्रेंड के लिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। सांगजी कहती नहीं, तो मुझे ये यूनिवर्सिटी पसंद थी इसलिए मैंने एडमिशन लिया। तो जियाशु पूछता है कि तुम यहाँ पर 2 साल से हो, फिर तुम एक बार भी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई और एक बार भी तुमने मेरे मैसेजेस का और कॉल्स का रिप्लाई नहीं किया। तो सांगजी बहाना मार देती कि वो पढ़ाई में बिजी थी। तो जियाशु उसे इतनी रात को ड्रिंक करने के लिए लेक्चर सुनाने ही लग जाता है और बार बार उसे बच्ची बुला रहा था। जैसन सांगजी उसे कहती कि मैं अब कोई बच्ची नहीं रही, इसलिए मुझे बच्ची बुलाना बंद करो। जियाशु कहता कि तुम तो अभी भी मेरे लिए वही छोटी बच्ची हो। जैसन सांगजी तो उससे चढ़कर चली जाती है, अपनी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। अब उसके फ्रेंड्स यहाँ पर देर रात तक रुकने वाले थे, इसीलिए सांगजी अपने फ्रेंड्स को कहकर डॉर्मेट्री की ओर जाने लगती है। जाते हुए वो तो जियाशु को बुरा भला कहकर जा रही थी, तभी सामने दोबारा से उसे जियाशु मिल जाता है, जो उसे कहता कि क्या तुम मुझे बुरा भला कह रही हो। सांगजी कहती है नहीं तो मैं तो बस अपने डॉर्मेट्री जा रही हूँ। तो जियाशु उसे अपनी कार से ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ रास्ते में वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे किसी बात से नाराज हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मगर सांगजी तो उसे कुछ भी नहीं कह रही होती। तो जियाशु उसे फिर से बच्ची बुलाने लगता है, जो सुन सांगजी तो फिर से उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम मुझे बच्ची बुलाओ, ये मुझे पसंद नहीं है और अब तो मैं बड़ी भी हो चुकी हूँ। जियाशु कहता है कि तुम चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ, पर जिस तरह से तुम अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा छोटी बच्ची रहोगी, उसी तरह मेरे लिए भी तुम वही छोटी बच्ची हो। तो सांगजी कहती है कि फिर क्या तुम मेरे डैड बनना चाहते हो। जो सुन जियाशु भी चुप हो जाता है। देन उसे डॉर्मेट्री में छोड़ने से पहले उसे हैंगओवर सूप देकर जाता है, जिसे सांगजी रूम में आकर पीकर सो जाती है। फिर सुबह उसे जियाशु को मैसेज भी आता है कि वो रात को सही से सोई थी या नहीं। तो सांगजी के फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि कल रात मिंग तुमसे कुछ ज्यादा ही बातें कर रहा था, क्या तुम दोनों की बात कुछ आगे बढ़ी। उसने तो तुम्हारा नंबर भी हमसे लिया था, क्या उसने तुम्हें कोई मैसेज किया, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद वो तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तो सांगजी उसके मैसेज भी चेक करने लगती है। तो मिंग ने भी उसे कई सारे मैसेज किए थे कि अगली बार से अकेले कहीं मत जाना, मैं तुम्हें डॉर्मेट्री तक ड्रॉप करने आ सकता हूँ। वहीं उसे जियाशु को भी मैसेज आता है कि अगर तुमने अगली बार ड्रिंक किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही वापस आना। अब उसके फ्रेंड्स भी मैसेज देखने आते हैं, मगर सांगजी टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। तो वो उन्हें अपनी ही लव स्टोरी अपनी फ्रेंड की बताकर कहने लगती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो अपने भाई के दोस्त को लाइक करती है, पर उसे ये नहीं पता कि वो लड़का भी उसे लाइक करता है या नहीं। तो वो लोग उस लड़की के बारे में पूछने लग जाती है। तो सांगजी बताती है कि वो बहुत हैंडसम है और अभी वो एक गेम डेवलपर है। दूसरी फ्रेंड उसे उस गेम के बारे में पूछने लगती है। तो सांगजी उसे उस गेम का नाम बताती है जो कि अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। देन वो लोग उसके फ्रेंड के बारे में बताने के लिए कहती है। तो सांगजी बताती है कि वो अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर में है और वो लड़का तो 3 साल पहले ही ग्रेजुएट हो चुका है। तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि फिर तो वो उससे काफी बड़ा होगा। सांगजी कहते हैं हाँ, और यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लड़का मेरी फ्रेंड को बचपन से ही छोटी बहन की तरह ट्रीट करता आया है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि अगर वो इतना ही हैंडसम है फिर तो उसकी पक्का कोई ना कोई गर्लफ्रेंड जरूर होगी। जो सुन सांगजी थोड़ी अपसेट हो जाती है। इसके बाद उसे डैड का कॉल आता है, जो उसे वहाँ जियाशु से मिलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो उसे बचपन से कितने अच्छी तरह से ट्रीट करता आया है, इसलिए जब वो उसके शहर में है ही तो वो उसे डिनर ट्रीट देने के लिए कहते हैं। इधर जियाशु जो मीटिंग में अपने नए गेम के बारे में डिस्कस कर रहा था। मीटिंग के बाद सांगजी उसे मैसेज करती है और डिनर पे बुलाती है और काफी रिस्पेक्टफुली इस बार आप कहकर बात कर रही थी। जो मैसेज देखकर जियाशु उसे कॉल करता है और बताता है कि मैं अगले वीकेंड फ्री होऊंगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीकेंड खाना खाने के लिए जाएंगे, पर आज अचानक तुम मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रही हो, क्या कुछ बात है। सांगजी कहते नहीं तो
आप मेरे से बड़े और मेरे डैड ने मुझे हमेशा सिखाया है कि अपने से बड़े से रिस्पेक्टफुली ही बात करनी चाहिए, और वैसे भी आप तो मुझे बच्ची ही बुलाते हो ना। तो ये सब वो उसे टॉन्ट मारते हुए कह रही थी। जिसके बाद सांगजी जब यूनिवर्सिटी में होती है तब मिंग उससे बात करने आता है और उसे अगले वीकेंड साथ में मूवी देखने के लिए इन्वाइट करता है। पर अगले वीकेंड तो वो जियाशु के साथ डिनर पे जाने वाली थी, पर वो सबके सामने उसे मना नहीं करती, जैसा कि उसे जियाशु ने कहा था कि उसे अच्छे से समझाकर किसी को रिजेक्ट करना चाहिए। इसलिए वो सबके सामने तो मान जाती है, पर सोचती है कि वो उसे बाद में बता देगी। इधर जियाशु को एक जियांग नाम की लड़की से पार्सल रिसीव होता है जो वो एक दूसरे रूम में फेंक देता है। जिसके बाद उसे जियांग का मैसेज भी आता है उसके पार्सल के बारे में पूछने के लिए, पर जियाशु उसे साफ मना कर देता है अगली बार से कुछ भी भेजने से, और ये भी कहता है कि मुझे जितने भी पैसे तुम्हें देने थे वो मैंने इतने सालों से तुम्हें दे चुका हूँ, इसलिए आगे से मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। अब इनके बीच क्या प्रॉब्लम है ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। इधर जियाशु तो बस दिन रात बैठकर काम ही कर रहा था, खाना तो जैसे वो भूल ही चुका था, पर जब वो सुबह का खाना रात को खाता है उस वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो आज ही वो सांगजी के साथ डिनर पे जाने वाला था, पर सांगजी के कॉल आने पर वो उसे अकेले ही खाना खाने के लिए कह देता है क्योंकि वो काम में बिजी है। पर उसकी आवाज सुनकर सांगजी समझ जाती है कि वो बीमार है, तो बार बार पूछने पर जियाशु उसे बता देता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। तो सांगजी उसे किसी के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, पर ऑफिस में तो कोई नहीं था, इसलिए सांगजी उससे ऑफिस का एड्रेस मांगती है। जियाशु उसे मना कर रहा था ऑफिस आने से, पर सांगजी के बार बार पूछने पर वो उसे ऑफिस का एड्रेस बता देता है। तो सांगजी जल्दी से ऑफिस पहुंच जाती है जहाँ जियाशु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी, इसलिए सांगजी उसे उठाकर बाहर ले आते हैं। टैक्सी ढूंढने लगती है। अब टैक्सी रोककर जियाशु को लेने जाते टाइम एक्सीडेंटली फोरहेड पर जियाशु की किस हो जाती है। जियाशु कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। सांगजी कहती है कोई बात नहीं, कहकर वो उसे टैक्सी में बिठाती है। फिर हॉस्पिटल ले जाने पर उसे पता चलता है कि जियाशु को अपेंडिक्स की सर्जरी करानी पड़ेगी, वरना उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए सांगजी उसकी गार्जियन बन जाती है। जियाशु को ऑपरेशन कराने के लिए ले जाया जाता है। जियाशु सांगजी को हॉस्टल जाने के लिए कह रहा था, पर सांगजी तो मना कर देती है। तो सांगजी अपनी मॉम को कॉल करके इन सब के बारे में बताती है। तो मॉम उसे बताती है कि वहाँ पर जियाशु की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। जब जियाशु 18 साल का था तभी उसकी मॉम की बीमारी से डेथ हो गई थी, और हमने जितने पैसे उसकी हेल्प करने के लिए दिए थे उसने अपनी मेहनत से बहुत सारे काम करके 6 महीने में ही पैसे लौटा दिए थे। तो मॉम उसकी देखभाल करने के लिए उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती है, पर वो सांगजी को उसके डैड के बारे में नहीं बताती। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर सांगजी को उसकी रिपोर्ट्स बताते हैं कि जियाशु को 7 दिन तक रेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए सांगजी उसकी देखभाल करने के लिए यहीं पर रुक जाती है। पर जियाशु तो उससे बार बार कह रहा था कि वो ठीक है, इसलिए सांगजी को वो जाने के लिए कहता है। तो सांगजी चली जाती है। जियाशु के दिमाग में तो उनके फॉरहेड किस वाली बात ही घूम रही थी, और वो सोच रहा था कि सांगजी इसके बारे में क्या सोच रही होगी। तभी सांगयान उसका हालचाल पूछने के लिए उसे कॉल करता है, जिसके बाद ही सांगजी भी वापस आ जाती है। जियाशु के उसे पूछने पर वो कहती कि अगर मेरी जगह पर तुम होते तो क्या तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जाते? नहीं ना, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहीं पर रुकूंगी। तो जियाशु पूछता है कि तुमने खाना तो नहीं खाया होगा। सांगजी कहती है मैं हम दोनों के लिए खाना लेकर आई हूँ। तो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। सांगजी खाना खाते हुए काफी फनी लग रही थी, तो जियाशु उसे देखकर हंसने ही लगता है। इसके बाद सांगजी हाथ मुंह धोने के लिए जाती है, तो वो जियाशु का भी फेस साफ करने के लिए एक कपड़ा भिंगाकर उसका फेस साफ करने आती है। तो जियाशु कहता है कि मैं खुद ही कर लूंगा। तो सांगजी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम बस रेस्ट करो। ये कहकर वो उसका फेस साफ कर देती है। जियाशु अपनी आंखें बंद करता है। सांगजी बस उसे देखने ही लग जाती है, पर फिर अचानक जियाशु की आंखें खोलने पर दोनों की नजरें मिलती है। तो सांगजी वहाँ से भाग जाती है और वॉशरूम में ब्लश करते हुए अपने आप से कहती है कि उसे तो बताकर आंखें खोलनी चाहिए थी। फिर सांगजी रात को सोने के लिए गार्जियन बेड उसके सामने बिछाती है। तभी उसके फोन पर मिंग का मैसेज आता है, जो कि उसने एक वॉइस मैसेज भेजा था, जो गलती से फुल वॉल्यूम पर प्ले हो जाता है, जिसे वो बंद करके जियाशु को चेक करती कि वो सोया है या नहीं। वो देखते ही जियाशु की आंखें बंद है, तो वो सोचती है कि वो सो चुका है, इसलिए वो दूसरी ओर फेस कर लेती है। तभी जियाशु उसे कहता है कि अगर तुम वॉइस मैसेज सुनना चाहती हो तो तुम सुन सकती हो। जो सुन सांगजी थोड़ी एम्बैरेस होकर पूछती है कि क्या तुम सोने का नाटक कर रहे थे और मेरी बातें सुन रहे थे? जियाशु कहता है कि मैंने कब नाटक किया, मैं तो बस अपनी आंखें बंद किए हुए था। तो मिंग ने उस वॉइस मैसेज में मूवी के लिए पूछा था, जो जियाशु ने सुन लिया था। तो वो कहता है कि क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो तुम मुझे उसके बारे में बताओ। सांगजी कहती है बहुत सी बातें हैं, इसलिए तुम अभी सो जाओ। तो दोनों सो जाते हैं। तो अगली सुबह उठकर वो फिर से जियाशु का फेस साफ कर देती है और कहती है कि उसे लेक्चर अटेंड करने जाना है, तो अगर उसे कुछ भी चीज चाहिए तो उसे बता दे। तो जियाशु कहता है कि मुझे अपने घर से कुछ सामान मंगवाने हैं, अपना लैपटॉप और कुछ कपड़े। अब सांगजी लैपटॉप के लिए तो मना कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ये रेस्ट करने की बजाय लैपटॉप पे काम करने के लिए बैठ जाएगा। तो जियाशु उसे प्रॉमिस करता है कि वो ज्यादा काम नहीं करेगा, इसलिए वो उसे घर की चाबी और एड्रेस दे देता है। तो सांगजी पहले अपने क्लासेस अटेंड करने जाती है, जहाँ पर उसे मिंग मिलता है। तो सांगजी उसे सॉरी कहती है मूवी के लिए और बताती है कि उसके किसी रिलेटिव की तबीयत खराब थी, इसीलिए उनके पास जाना पड़ा था। तो मिंग पूछता है कि फिर हम इस वीकेंड जा सकते हैं? तो सांगजी इसके लिए मान जाती है। तो क्लासेस के बाद वो जियाशु के घर जाती है, जहाँ पर वो जियाशु और अपनी साथ वाली फोटो देखकर खुश होती है। तो वो उसका लैपटॉप और कुछ डेली यूज का सामान लेकर उसके घर से बाहर निकलती है। तभी वही जियांग नाम की लड़की जियाशु के बिल्डिंग में घुस जाती है
तो वो जाशु के अपार्टमेंट के बाहर से उसे कॉल लगाती है, पर जाशु उसका कॉल पिक नहीं करता। तो सांगजी सामान लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहाँ पर जाशु के साइड वाले बेड पर एक बूढ़े आदमी को एडमिट किया गया था, जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम थी। तो वो जाशु और सांगजी को देखकर कपल समझ लेते हैं। तो ये दोनों उन्हें बताते हैं कि ये लोग कपल नहीं है, पर उस ओल्ड मैन को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो तो उनसे पूछने ही लग जाते हैं कि उनकी कब शादी हुई, उनके कोई बच्चे है या नहीं। तो जाशु थोड़ा जोर से कहता है कि हमारी शादी नहीं हुई है, जो वो समझ लेते हैं कि वो लोग शादी करने वाले हैं। तो ओल्ड मैन फिर सवाल करने लग जाते हैं कि तुम लोग कब शादी करने वाले हो, जो सुन ये दोनों तो छोड़ ही देते हैं कि इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो अगली सुबह उठकर सांगजी देखती है कि जाशु तो लैपटॉप पे काम कर रहा था, इसीलिए वो उस पर गुस्सा करती है। तो उनकी बातें चली रही थी, तभी ओल्ड मैन आते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि शादी से पहले तुम लोग इतने झगड़ रहे हो, तो फिर शादी के बाद क्या करोगे। अब ओल्ड मैन की बातें सुन सांगजी को तो काफी एम्बैरेसिंग लग रहा था, पर जाशु तो बस स्माइल ही कर रहा था। तो इसी तरह 7 दिन बीत जाते हैं, पर ओल्ड मैन की शादी वाली बात ही खत्म नहीं हो रही थी, इसलिए सांगजी तो चिढ़कर उन्हें कह देती कि हम लोग जल्दी ही शादी करने वाले हैं, तो वहाँ आपको भी बुलाएंगे। ये कहकर वो जाशु को लेकर घर जाने के लिए निकलती है। जाते हुए जाशु उससे पूछता है कि तुमने ओल्ड मैन से ऐसा क्यों कहा कि हम शादी करने वाले हैं। सांगजी कहती बस मजाक था। इसके बाद सांगजी उसे घर छोड़ने जाती है, जहाँ वो उसके घर में बहुत सारे नोट्स चिपका कर जाती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। वहीं वो जाशु को देखकर उनके फॉरवर्ड वाली किस को भी याद करती है। फिर जाशु को अपना ध्यान रखने के लिए क्या कर वो अपने डॉर्मेट्री के लिए निकलती है। तो जाशु उसके लिखे हुए नोट्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है और हर नोट के नीचे वो उसका रिप्लाई भी लिख देता है। पर रात जाकर काम करने वाली बात पर वो लिखता है कि ये थोड़ा मुश्किल है, पर वो कोशिश करेगा। तो अगले दिन जाशु ऑफिस जाते अपने काम पे लग जाता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि 3 साल पहले सांगजी ने जिस लड़की को जाशु की गर्लफ्रेंड समझ लिया था, वो तो उसकी कंपनी में काम करने वाली एक कलीग थी और उसकी दोस्त भी थी। तो यहाँ पर जाशु को फिर से जियांग का कॉल आता है। तो वो उसे कहती है कि मुझे दोबारा कॉल करके परेशान मत करना। इधर सांगजी मिंग के साथ मूवी देखने के लिए जाती है, जहाँ से बाहर आकर वो क्लॉ मशीन को देखती है, जिसे देख उसे जाशु की याद आती है। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 10 का एंड यहीं पर होता है। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।